कहते हैं निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की अक्सर राय बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। देखिए, आज की वीडियो का पार्ट 6 है और हम एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और उसी श्रृंखला में आज भाग 6 है। इससे पहले भाग 5 जो है वो पूरे किए जा चुके हैं और उनमें सभी में महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। आज हम संसद को फिर से देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो संसद भाग है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे राज्य की व्यवस्था में, तो इसीलिए उसको करने के लिए थोड़ा सा हमें 1-2 लेक्चर की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए आज हम संसद को ही देखेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमने ये भी कहा था कि उसके समस्त जो प्रश्न रहेंगे, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो, हम सभी को समाहित करेंगे। ठीक है, तो सीधे प्रश्नों पर आते हैं और कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न जो रहेगा वो देखिए, ये भी थोड़ा सा देखना है कि आज का जो क्लास है वो 6 है। इससे पहले 5 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो ये रहे कि धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, किस अनुच्छेद में मिलेगा? 110 में मिलेगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि धन विधेयक से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला आता है कि किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफ़ी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित हो। दूसरा है धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। तीसरा है धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। चौथा है धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। तो बताना है कि इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पॉइंट नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? वो होगा पॉइंट नंबर बी। क्यों होगा पॉइंट नंबर बी? देखते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा पॉइंट नंबर इस पे मत जाइएगा, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो धन विधेयक है वो भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है, जबकि जो आकस्मिक निधि होती है उस पर राष्ट्रपति का हक होता है, उस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, ना कि संचित निधि। ठीक है, तो संचित निधि जो है उस पर राष्ट्रपति का नहीं, उस पर संसद का अधिकार होता है, जबकि आकस्मिक निधि पर जो है वो राष्ट्रपति जी का अधिकार होता है। और राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए हमें संसद के अनुमति की नहीं आवश्यकता होती है, क्योंकि उस पर जो नियंत्रण होता है वो राष्ट्रपति महोदय का होता है। ठीक है, ना कि संसद का। तो धन विधेयक, जितने भी धन विधेयक होते हैं तो उन पर संसद का अधिकार होता है। ठीक है, इसीलिए यह पॉइंट जो है वो गलत है कि धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, क्योंकि जो आकस्मिक निधि है वो राष्ट्रपति जी के नियंत्रण में होती है। ठीक है, जबकि धन विधेयक संचित निधि से संबंधित है और जो संचित निधि है वो संसद के नियंत्रण में होती है। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा सही है, ये बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें ए, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है। दूसरा है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा में विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। व्यपगत मतलब समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही है वो है केवल दूसरा। ठीक है, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लोकसभा में अगर कोई विधेयक लंबित हो जाता है, ठीक है, और अगर उसके सत्रावसान हो जाए तो उसके सत्र के अवसान पर वो विधेयक व्यपगत हो जाता है, ये कहा गया, जबकि ऐसा नहीं है, वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि वो विधेयक समाप्त नहीं होगा अगर लोकसभा में वह विधेयक लंबित है तो। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा कि जब संसद में, ठीक है, तो हमें देखना है जब संसद में दोनों
सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में किसके द्वारा वह पारित किया जाना होता है। ठीक है, तो बताना है इन चारों में से किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। तो पहला आता है उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उपस्थित मत में मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से, सदस्यों के 2/3 बहुमत से और सदनों का पूर्ण बहुमत। ठीक है, तो बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो जैसा कि उत्तर आप देख रहे होंगे कि इसका उत्तर जो होगा वो होगा 1, यानी उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसमें जो साधारण बहुमत है वो काम आएगा। ठीक, देखिए ये थोड़ा सा ये भी देखने वाली बात है कि जो ऑप्शन बी है 3/4, ऐसा तो कोई प्रावधान होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और 2/3 बहुमत यानी इसमें विशेष बहुमत की बात हो गई, तो विशेष बहुमत तो संयुक्त बैठक में होता ही नहीं है क्योंकि बात उसमें आ जाती है साधारण की। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और सदनों का पूर्ण बहुमत जो है वो भी संयुक्त बैठक के लिए नहीं होता, इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 335। तो आप आंसर देख रहे होंगे कि अनुच्छेद 331। ठीक है, अनुच्छेद 331 में ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या होती है उसमें से 2 जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो वो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 331 में। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा में सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं कि प्रधानमंत्री को देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं या फिर उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। तो लोकसभा के जाहिर सी बात है सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, इसीलिए इसमें जो ऑप्शन होता है सही वो ऑप्शन सी होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा में किस संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो देखना है कि राज्यसभा में किस संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। तो ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है। दिल्ली, पौंडीचेरी का, लक्षद्वीप और पुदुचेरी का, दमन दीव दादर नागर हवेली या कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसमें आंसर सही हो जाएगा दिल्ली एवं पौंडीचेरी। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनका लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में ही प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। तो देखना पड़ेगा कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का, ठीक है, सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। तो पहला है हाँ, बी है नहीं, सी है आधे सदस्यों का और डी है 2/4 सदस्यों का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है नहीं, क्योंकि राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता। यही कारण है कि राज्यसभा को एक स्थायी सदन कहते हैं और इसका कभी विघटन नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता जैसे लोकसभा में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो वो एक सा होता है 6 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं तो वो अनुसूचित जाति के लिए नहीं होते, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं होते और पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है वो लोकसभा के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं होता। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी विधानमंडल, ठीक है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। तो पहला आता है आपका अविश्वास प्रस्ताव, फिर आता है कटौती प्रस्ताव, फिर आता है स्थगन प्रस्ताव या कोई नहीं। तो उसको सही उत्तर होगा, उसको कहेंगे स्थगन प्रस्ताव। क्या कहेंगे उसको कहेंगे स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, और
आपको इन्हें अवश्य देखना चाहिए, एक प्रैक्टिस की तरह ही सही। आपको इन प्रश्नों को एक बार रिवीजन के तौर पर सही देखना ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है वो अविलंबनीय जो लोक महत्व के किसी भी निश्चित मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए जो सदन की नियमित कार्यवाही है उसको स्थगित करना होता है। ठीक है, अगर 50 सदस्यों के समर्थन के साथ अगर पीठासीन अधिकारी को अनुमति से ही यह प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ध्यान में रखना है कि जब 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है, ठीक है, और पीठासीन अधिकारी की जो है वो अनुमति चाहिए होती है, तभी ये प्रस्ताव जो स्थगन प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना कि राज्यसभा में सभापति का चुनाव कैसे, मतलब कौन करता है या कैसे होता है, कौन करता है राज्यसभा में सभापति का चुनाव। अब बात सभापति की हो रही है, तो सभापति कौन होते हैं, वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो यानी जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी बात यहाँ पर जो है वो हो रही है। तो उसके लिए पहला देख लेते हैं क्या है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें सही आंसर होगा लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्यों से। ठीक है, तो ध्यान में रखना है लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्यों में से जो है वो राज्यसभा में जो सभापति हैं उनका चुनाव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि हम उपराष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, वही जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जी के अगर चुनाव की बात की जाए तो उसमें दोनों सदन ही अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं होती, अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती, राष्ट्रपति के महाभियोग में नहीं होती, और सर्वोच्च न्यायालय के ये सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाने में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तो प्रश्न सबको आता ही होगा कि अध्यक्ष के निर्वाचन में, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है हमने अभी देखा कि यहाँ पर राज्यसभा की भूमिका होती है, और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो दोनों सदन का होना आवश्यक है, क्योंकि तभी वो प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। और जो CJI हैं यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनको हटाने की प्रक्रिया भी वो कदाचार के आधार पर ही होती है। तो इसीलिए वहाँ पर भी जो है वो दोनों सदनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा अध्यक्ष के निर्वाचन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष दिन, ठीक है, किसी विशेष दिन लोकसभा में कितने अधिकतम तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखना है कि तारांकित प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं, 15, 20, 30 या फिर 25। तो एक दिन में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20। ठीक है, यानी ऑप्शन 20 में सही होगा। अब देख लेते हैं कि तारांकित प्रश्न होते क्या हैं। देखिए, एक तो मंत्रिपरिषद पर जो नियंत्रण है वो 2 माध्यम से होता है। ठीक है, एक तो प्रश्न पूछकर होता है। ठीक है, तो अब वो जो प्रश्न है और एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर होता है। तो जो प्रश्न पूछते हैं वो 2 तरीके के प्रश्न पूछते हैं, एक होता है तारांकित, ठीक है, और एक होता है अतारांकित। ठीक है, अगर तारांकित प्रश्नों की बात करें तो इसका जो उत्तर है वो सभी मंत्री मौखिक रूप से देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर होगा वो मौखिक रूप से दिया जाएगा, और इन प्रश्नों के संदर्भ में पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मौखिक रूप से है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन अतारांकित प्रश्न जो है इसमें उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की संभावना नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसों को याद रखिएगा, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। ठीक है, तो ये बेसिकली मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का एक माध्यम होता है कि प्रश्न पूछना है, और जो अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी जो है वो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बहुत बार आ भी चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है कि कौन सा लोकसभा का सबसे बड़ा जो है वो निर्वाचन क्षेत्र है, कच्छ है, कांगड़ा, भीलवाड़ा या लद्दाख। तो जाहिर सी बात है लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा की संरचना के संदर्भ में विचार कीजिए व सही कथन चुनिए। तो हमें लोकसभा की संरचना के संदर्भ में जो है वो चीज़ों को देखना है। पहला आता है कि संविधान के अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है, और बी पॉइंट आता है
कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। तो बताना है कौन सा कूट सही है, केवल एक, केवल बी, ए बी दोनों, ना तो ए ना बी। तो जाहिर सी बात है, हमने कल देखा था कि अनुच्छेद 79 में जो है वो संसद थी, 80 में जो है वो राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है, जब 81 में लोकसभा का उल्लेख है तो हमारा ए ठीक हो जाता है। और लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, तो 550 नहीं है, यहाँ पर है 552। ठीक है, तो 552 जो है वो इसमें सदस्य संख्या है पूरी कुल, जिसमें से आपका राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होता है और राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ साथ इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान में रखनी थी, इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ आपका। आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत होकर काम करेगी? तो ये लोकसभा के प्रसाद पर्यंत काम करेगी। देखिए, चीज़ ध्यान में रखना है, प्रश्न को समझना है। अगर ये दे दिया जाए कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रसाद पर्यंत काम करती है, तो राष्ट्रपति महोदय आएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से ना दिया हो तो आंसर लोकसभा होगा, क्योंकि जो सामूहिक रूप से अगर बात की जाए तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत वह कार्य करती है। ठीक है, अब शून्यकाल देख लेते हैं कि शून्यकाल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो शून्यकाल पर आ जाते हैं कि शून्यकाल क्या के बारे में देख लेते हैं। तो पहला आता है कि उपस्थित सदन में विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार होता है। दूसरा है आराम का समय होता है। तीसरा, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना हो तब शून्यकाल होता है। और जब लोकसभा में भोजन किया जाता है तो उसको शून्यकाल कहा जाता है। तो देखना है कि किसको हम शून्यकाल कहते हैं। तो सही आंसर जाहिर सी बात है होगा इसमें, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना होता है तो उसको शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से ही पता चल रहा है कि एक जो मतलब एक प्रॉपर जो आंसर ऑप्शन है वो आराम का समय, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब लोकसभा में भोजन किया जाता है तो ये भी कुछ गलत ही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और उपस्थित सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सही आंसर है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना होता है तो शून्यकाल उसको कहते हैं। और जो शून्यकाल है वो भारत की देन है संसद को। ठीक है, वो जो व्यवस्था है वो भारत ने स्वयं आज़ाद की, कहीं से किसी संविधान से उसको लिया नहीं है। ठीक है, शून्यकाल को। और ये 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है प्रश्नकाल के बाद का। ठीक है, तो ध्यान में रखना है शून्यकाल, और क्योंकि बहुत बार प्रश्न बना है इसमें से, शून्यकाल में से। नेक्स्ट आ जाते हैं, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, स्थगन के द्वारा या फिर सभी से। ठीक है, तो ध्यान में रखना है या फिर सभी से। तो जाहिर सी बात है इसका जो उत्तर होगा वो होगा सभी से, यानी विघटन के द्वारा भी, सत्रावसान के द्वारा भी और स्थगन के द्वारा भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें विघटन की तो हमें वो अनुच्छेद 85 में व्यवस्था दी गई है कि लोकसभा का विघटन जो है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है ना, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। और सत्रावसान की अगर हम बात करें तो सत्रावसान की जो व्यवस्था है तो वो भी हमारी दी गई है अनुच्छेद 85 में ही। और स्थगन की बात करें तो वो व्यवस्था, उसके माध्यम से, स्थगन के माध्यम से भी हम लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन स्थगन के माध्यम से मतलब एक स्थायी तौर पर नहीं, लेकिन अस्थायी तौर पर जो है वो बैठक को समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए ये सभी तरीके हैं लोकसभा की बैठक को समाप्त करने के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य, किस निकाय की अध्यक्षता एक गैर सदस्य करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं वो संसद का भाग नहीं होते हैं, है ना, वो उस सदन के भाग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वह जो है वो सभापति के रूप में, यानी जो राज्यसभा होती है उसके अध्यक्ष के रूप में, यानी सभापति के रूप में काम करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करते हैं? तो राज्यसभा की। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक,
तो ये है आज के प्रश्नों का पूरा संग्रह, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित हैं। और आज के प्रश्नों में थोड़ा सा हमने ऑप्शन करके चीज़ों को दिया है, क्योंकि इसी पैटर्न पर जो प्रश्न हैं वो पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और ये भी है कि इन प्रश्नों में आज हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया है, और इसमें मिक्स तरीके के प्रश्न हैं, कुछ साधारण प्रश्न भी हैं जो अक्सर हमें परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। धन विधेयक से थोड़ा सा हमने विधेयकों से प्रश्नों को रखा है, क्योंकि विधेयकों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस महत्ता को देखते हुए इन प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आगे एक वीडियो में हम इस संसद के प्रश्नों को और देखेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है परीक्षाओं में आने का, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे करके हम न्यायपालिका को देखेंगे, फिर राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको देखेंगे, पंचायतियों को देखेंगे। तो ऐसे करके सारे जो टॉपिक हैं, हम संविधान संशोधनों को भी देखेंगे, जो अभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, जो करंट से रिलेटेड हैं, उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके प्रश्नों के माध्यम से ही सारी राज्य व्यवस्था को हम पूरा करेंगे, ताकि एक बेहतर प्रश्नों का संग्रह आपके पास हो, और परीक्षा से पहले आप एक बार रिवीजन के तौर पर उन सब को फिर से देख सके, ठीक है। और एक ऊर्जा और एक जो कॉन्फिडेंस है वो अपने अंदर ला सके इन प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी का आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।